Hello guys, welcome to another video of this Python programming course from beginning level to pro level। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन ये क्या होते हैं और इन पे किस तरह लॉजिक इंप्लीमेंट होती है ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर में या आपके पास जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है उसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग के लिए सिंटैक्स में आपके पास यूज होते हैं। तो उनका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे पहले हम वो देखते हैं और फिर हम आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर में चलेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आपके पास कंपैरेटर ऑपरेटर्स का जो कि पाइथन के अंदर यूज होते हैं। ग्रेटर देन के लिए आपके पास ये सिंबल यूज होता है जो कि मैथमेटिक्स में भी डिफाइन है। लेस देन के लिए आपके पास ये सिंबल यूज होता है और इक्वल टू के लिए जो आपके पास पाइथन में ऑपरेटर यूज होता है वो है डबल इक्वल टू। यानी मैथमेटिक्स में हमारे पास इक्वल टू का सिंगल ये ऑपरेटर यूज होता है, लेकिन पाइथन में आपके पास डबल इक्वल टू इज कंसिडर्ड एज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का सिंबल आपके पास है। आपके पास ये सिंबल दिया गया पाइथन में एक्सक्लेमेशन मार्क विद एन इक्वल साइन। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और इक्वल टू के लिए आपके पास लेस देन इक्वल टू आपके पास यूज होता है। और ये जितने भी आपके पास कंपैरेटर्स ऑपरेटर्स हैं ये आपके पास पाइथन में एज अ क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, तो अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंसीडर्ड होगा, क्या ए बी से ग्रेटर देन है, क्या ए बी से ग्रेटर देन है। अगर मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी तो ये एज अ क्वेश्चन कंसीडर्ड होगा, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी और फिर कुछ काम होगा जो कि आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर में काम होता है वो हम देखेंगे लेटर ऑन इसी वीडियो में। सो these are the some operators which are used in Python। आगे चलते हैं, अगले ऑपरेटर्स हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि पाइथन में यूज होते हैं। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है एंड नॉट ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के लिए आपके पास कीवर्ड यूज होता है एंड का, और ऑपरेटर के लिए आपके पास यूज होता है और का, और नॉट ऑपरेटर के लिए आपके पास कीवर्ड यूज होता है नॉट का। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है जो कि हमने ये फिजिक्स में भी आई थिंक पढ़ा होगा कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का क्या वर्किंग होती है। एंड ऑपरेटर आपके पास यूज होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों की दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होंगी तब ही आपके पास एग्जीक्यूशन होगी। अगर आप दो कंडीशंस के दरमियान एंड का ऑपरेटर यूज करते हैं तो उन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कंपल्सरी है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। लेकिन और ऑपरेटर इसके सम डिफरेंट करता है आपके पास ऑपरेशन कि अगर आपके पास दो कंडीशंस है और आपने उनके दरमियान और कंसीडर किया है और ऑपरेटर लिखा है, तो अगर आपके पास उन दो कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो आपके पास फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए चला जाता है। और नॉट इक्वल टू आपके पास किस लिए आता है कि अगर आपकी जो कंडीशन दी है और जब वो फॉल्स होगी फिर एग्जीक्यूशन होगी। ये पहली दो से बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉट ऑपरेटर कि अगर आपने कोई कंडीशन लिखी है और उसके अंदर आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया तो उसका फॉल्स होना कंपल्सरी है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा डिसीजन स्ट्रक्चर। डिसीजन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन की बेस के ऊपर आपके पास कुछ डिसीजन लिए जाते हैं और इसको आप सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं कि इसके अंदर कुछ सिलेक्टिव पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट होता है। अगर आपने कुछ कंडीशन इम्प्लाई की है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास कुछ फर्दर आपके पास कुछ एग्जीक्यूशन होगी। अगर कुछ कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपके पास क्या एग्जीक्यूशन होती है, ये सारा कुछ आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर में आपके पास हैंडल किया जाता है। तो पाइथन के अंदर आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले है आपके पास इफ स्ट्रक्चर, सेकेंड है आपके पास इफ एल्स स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज इफ एल्फ एल्स स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपके पास इफ स्ट्रक्चर। इफ स्ट्रक्चर में हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास कुछ फर्दर एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन अगर आपके पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम एक रियल लाइफ में से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन अप्लाई की है कोल्ड आउटसाइड, अगर तो बाहर ठंड है तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आप कोट भी वियर करेंगे, आप हैट भी वियर करेंगे, आप ग्लव्स भी वियर करेंगे। लेकिन अगर
कोल्ड आउटसाइड की जो कंडीशन आपने अप्लाई की है वो फॉल्स हो जाती है, बाहर सर्दी नहीं है, तो आप इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस या कोई भी आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। तो ये एक रियल लाइफ में है। अगर हम इसको कोडिंग की लैंग्वेज में, अगर पाइथन की लैंग्वेज में देखें तो क्या होगा कि आप एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो आप कुछ फर्दर स्टेटमेंट्स चलाएंगे, अगर तो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आप वो कंडीशंस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं इफ में कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो फर्दर कुछ प्रोसेस होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा और फिर उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर लेस देन 40, अगर टेम्परेचर 40 से लेस देन है तो आपके पास क्या होगा कि आप डिस्प्ले कर दें कि कोल्ड इजंट इट, डिस्प्ले अ लिटिल कोल्ड इजंट इट, कि थोड़ी सी ठंड है लेकिन क्या ये वाकई है, ये आपने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि अगर टेम्परेचर लेस देन से 40 से क्या है आपके पास लेस देन है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है यानी टेम्परेचर 40 से अबव है तो आप क्या कर देंगे, नाइस वेदर वी आर हैविंग, हमारे पास एक नाइस वेदर है। तो अगर आपके पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 40 से लेस देन होगी तो आपके पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की इफ टेम्परेचर लेस देन 40, अगर तो टेम्परेचर लेस देन 40 है तो आगे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एल्स, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स वाले पार्ट में आएगा और आगे पास ये वाला मैसेज क्या हो जाएगा, जो फॉल्स वाली कंडीशन वाला मैसेज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर आपको ये अभी क्लियर नहीं हो रहा सो डोंट वरी, हमने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, वर्किंग भी देखेंगे अपने एमएम एडिटर में, तो मे बी तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर। हमारे पास कंडीशंस अब दो से ज़्यादा आ जाती हैं। पिछले हमारे पास थी कि हमने इफ़ की कंडीशन लिखी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला पोर्शन या इफ़ की कंडीशन आपके पास क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा और उसकी स्टेटमेंट्स को क्या कर देगा, आपके पास एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन इफ़ एलिफ एल्स में क्या होता है, अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन नहीं ट्रू होती, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ वाला पोर्शन चल जाएगा और बस जितना भी इफ एलिफ एल्स का स्ट्रक्चर होगा वो बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपके पास एलिफ वाले पार्ट में आएगा और उसकी कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, एलिफ वाले पार्ट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एलिफ की जो प्रोग्राम होगा या स्टेटमेंट्स होगी वो चल पड़ेंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर एलिफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो फिर आपके पास एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। जब एल्स वाले पार्ट में आएगा तो वहां पर कंडीशन नहीं होती, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने एमयू एडिटर की तरफ, कुछ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसको हम किस तरह इम्प्लाई करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आई होगी कि इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं तो तब ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो चलते हैं जी अपने एमयू एडिटर की तरफ। तो गाइस हम आ गए अपने एमयू एडिटर में। मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर दिया नेम्ड एज लेक्चर नंबर 10 और इसको मैंने सेव कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग को। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ए वेरिएबल ले लिया मैंने और उसमें मैंने एक इनपुट ले लेता हूँ, एक इंटीजर, और मैं एक इसमें इनपुट ले लेता हूँ और कोई मैसेज भी प्रिंट नहीं करवाता, और मैं इसके साथ एक और इंटीजर भी आपके पास एक इनपुट में ले लेता हूँ और कोई भी मैसेज नहीं प्रिंट करवाता। अब हमारे पास मैं एक लिखता हूँ इफ़ हमारे पास कीवर्ड है पाइथन के अंदर जो कि इफ स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है हमारे पास। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन ए इज इक्वल टू बी, आगे कॉलन आएगा। कॉलन आपके पास यहाँ पे कंपलसरी है, आपके पास सिंटैक्स में आता है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा आपके पास इंडेंट होकर आएगा, यहाँ पे ये पोर्शन आपके पास इंडेंट होकर आएगा। गाइस प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, पाइथन में इंडेंटेशन कंपलसरी होती है। ठीक है जी, पाइथन में इंडेंटेशन क्या होती है, कंपलसरी होती है। अगर आपके पास इंडेंटेशन ख़राब हो जाएगी तो आपके पास एरर जनरेट होता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता लेकिन पाइथन इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पाइथन में अगर आपके पास इंडेंटेशन रॉन्ग हो तो आपके पास एक एरर जनरेट होता है।
ठीक है। और इसी को एमएट ने आसान किया हुआ है कि जैसे ही आप कॉलन करके एंटर करते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन जनरेट हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी। इफ ए इज इक्वल टू बी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन क्या है कि क्या ए बी आपस में इक्वल है, क्या जो ए और बी है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल होंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है जी, मैंने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ सबसे पहले। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पास एक इनपुट आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12 और दूसरा वेरिएबल में लिखता हूँ 12, एंटर। ठीक है जी, वैल्यूज आर इक्वल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12 देन 13, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। जब वैल्यूज आपके पास इक्वल ही नहीं हुई तो आपके पास ये प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसकी इंडेंटेशन आप बैकस्लैश से खत्म कर सकते हैं। मैं लिखता हूं ए, इफ ए ग्रेटर देन बी। अब यहां पर आपके पास ग्रेटर देन की आएगी कंडीशन और देन कॉलन साइन तो आपके पास कंपल्सरी है। कॉलन साइन आएगा, एंटर करने से आपके पास इंडेंटेशन आ जाएगी। अब मैं लिखता हूं प्रिंट और मैसेज लिख देता हूं ए, या ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए इज ग्रेटर देन वैल्यू बी। ठीक है जी, हम हमारे पास को क्लोज कर दिया हमने। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मैं एक और कंडीशन लिख देता हूं, इफ ए लेस देन बी। तो मैं लिख देता हूं आगे, इसकी मैसेज में लिख दूंगा कि ए आपके पास इज लेस देन, आपके पास आ जाएगा जी बी। इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इसको चलाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इनपुट लेगा हमसे 12 और फिर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 35। तो अब हमारे पास आना चाहिए ए लेस देन बी। लेट्स सी, आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा बिकॉज। तो गाइज यहाँ पे एक एरर जो जनरेट हुआ था वो ये हुआ था कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे यूज़ करना था लेस देन का। तो ये एरर आ जाते हैं कोडिंग में, इसके लिए आपको इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप काम करते हैं तभी आपके पास एरर आते हैं। तो अगर मेरे एरर आ रहे हैं तो आपके भी एरर आ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या ये कोई एम्बेरसमेंट नहीं है कि आपके पास एरर जनरेट होगा। जब आप वर्किंग करेंगे तभी आपके पास एरर आएगा। अगर आप वर्किंग ही नहीं कर रहे तो एरर भी नहीं आएगा। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तभी जो आपके पास डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे तो आपके पास डिफ़िकल्टीज भी कैसे आएंगी। ठीक है जी। सो ये एक सिंपल सा मैसेज था आपके लिए। अब इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 15 एंटर करता हूँ, देन एंटर करता हूँ मैं 20। अब आपके पास आना चाहिए ए लेस देन बी। ए की वैल्यू क्या आएगी, 15 लेस देन बी। ये आपके पास एरर मैसेज जनरेट होगा। लेट्स सी, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके पास आ रहा है ए लेस देन बी। ठीक है जी। ये आपके पास एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको लिखा है विदाउट एफ स्ट्रिंग। ये आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपने एफ स्ट्रिंग में इसको लिखना होगा। ठीक है जी। जब आप एफ स्ट्रिंग में लिखेंगे फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये मैंने कॉन्सेप्ट था जो कि एफ स्ट्रिंग का बताया हुआ है इससे पहले वाली वीडियोस में। सो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आए। सो अब इसको रन करेंगे तो 12 एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं एंटर करता हूँ 13। तो अब आपके पास आना चाहिए 12 लेस देन 13। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, 12 इज लेस देन 13। अब दोबारा मैं एंटर करता हूँ और अब मैं लिखता हूँ 13 देन 13। अब आपके पास आएगा 13 इज इक्वल टू 13। तो वैल्यूज आर इक्वल, यानी कि मैंने जो मैसेज प्रिंट करवाया था वो ये आ रहा है कि वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है जी। अब मैं इसको सबसे पहले करता हूँ कमेंट आउट और मैं एक और इफ लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ मैं इफ ए नॉट इक्वल टू बी। तो क्या प्रिंट होगा, मैं प्रिंट करवा देता हूँ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ठीक है जी। अब ये दो ही कंडीशन चेक होगी, या तो इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी। ठीक है जी।
सबसे पहले इनपुट देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ 13 एंड देन ऑल्सो 12। तो अब आपके पास चाहिए वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो आपके पास वैल्यूज आर नॉट इक्वल का आ रहा है, मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो अब मैं इनको कर देता हूँ कॉमेंट आउट, इस पार्ट को करता हूँ कॉमेंट आउट। सो मैंने इसको कर दिया Ctrl+K से करूँगा, Ctrl+K से कर दिया, लेकिन ये पहले से कॉमेंट आउट था, ये कॉमेंट आउट इसका ख़त्म हो गया, Ctrl+K से कर दिया मैंने इसको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये था हमारे पास सबसे पहले इफ स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारे पास इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमने ए और बी की हमारे पास जो इनपुट है ना, वो मैंने एज इट इज यूज किया है। ए और बी वेरिएबल हमारे पास अभी प्रेजेंट है, उसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया हुआ। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ ए इक्वल टू बी, तो क्या कर देंगे प्रिंट, मैं लिख देता हूँ वैल्यूज और इक्वल एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं एक कोड लिखता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको इसकी क्लैरिटी करता हूँ। वैल्यूज आर नॉट इक्वल। ठीक है जी, ऊपर जो मैंने यूज किया था कि अगर a इज इक्वल टू बी के इक्वल है तो वैल्यूज इक्वल है, और मैंने दोबारा इफ ही यूज किया था। ठीक है जी, लेकिन अगर ऐसा करें कि हम इफ में कंडीशन लिखेंगे और एल्स में कंडीशन नहीं आती, ये याद रखिएगा पॉइंट, एल्स वाले पार्ट में कंडीशन नहीं आती है। ठीक है जी, और मैं आप चेक करते हैं a इज इक्वल टू बी, अगर तो है वैल्यूज आर इक्वल, अगर नहीं है तो वे वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ही होंगी, क्योंकि लॉजिकल बात है अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है, अगर वैल्यूज इक्वल है तो या तो वैल्यूज इक्वल होंगी या वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। ठीक है जी, इसको रन करते हैं। सबसे पहले इनपुट मांग रहा है वो हमसे, तो मैं एंटर करता हूँ, ये नंबर मैंने एंटर कर दिया और उसके बाद ये नंबर एंटर कर दिया, रैंडमली नंबर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो हमारे पास आ रहा है वैल्यूज आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं सेम वैल्यू ही एंटर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4987 एंड देन 4987, तो वैल्यूज आर इक्वल। तो एल्स वाले पोर्शन का ये होता है आपके पास। एल्स वाले पोर्शन में आप ये करते हैं कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको भी हम कर देते हैं कमेंट आउट Ctrl+K से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारा इफ एलिफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इस पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने a और b की वैल्यू एज इट इज कंसीडर की हुई है। मैं लिखता हूं सबसे पहले a इक्वल इक्वल b, तो मैं यह प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है जी, और मैं यहां यूज करता हूं एलिफ का कीवर्ड। एलिफ कीवर्ड में आपके पास कंडीशन आती है, एल्स वाले पार्ट में आपके पास कंडीशन नहीं आती, लेकिन जो एलिफ वाला पार्ट होता है उसमें आपके पास कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, एलिफ में लिखता हूं इफ एलिफ ए ग्रेटर देन बी, और कॉलन आएगा, और फिर मैं लिखता हूं प्रिंट, आपके पास आता है, और मैं इसके अंदर लिख देता हूं कि एफ स्ट्रिंग में लिखूंगा एफ स्ट्रिंग ए इज इक्वल, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन वैल्यू बी। इसको मैं क्लोज कर दूंगा अब। सो सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि आगे बाद ए इज इक्वल टू बी, और फिर एलिफ के पास आएगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी कि मैं अभी क्लैरिफाई करता हूँ। सबसे पहले मैं कोड को कंप्लीट कर लेता हूँ कि एलिफ ए लेस देन बी कॉलन प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ स्ट्रिंग और वैल्यू ए इज लेस देन बी। ठीक है, इसको क्लोज कर लिया मैंने। अब मैं लिखता हूँ अपना एल्स वाला पार्ट लिख लेता हूँ आपके पास, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज
आर नॉट इक्वल। अब समझते हैं इस कोड को। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आएगी ए और बी की वैल्यू, जो कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। सबसे पहले इफ वाला पोर्शन आपके पास आएगा। अगर तो ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो आपके पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और ये जितनी लाइंस भी है आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। अगर आपके पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे भाई ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और डायरेक्ट आ जाएगी आगे इस वाली कंडीशन के ऊपर। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली आपके पास लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी जितना भी पोर्शन होगा वो आपके पास इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा इस कंडीशन के ऊपर। इंटरप्रेटर आपके पास इस कंडीशन के ऊपर आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो वो अब कोई कंडीशन टेस्ट किए बगैर इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगर आपको बात क्लियर नहीं हुई तो इसी पोर्शन को थोड़ा सा रिवाइंड करें, दोबारा से इस पोर्शन को सुने। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप दोबारा कंटिन्यूसली सुनते रहे जब तक अनलेस कि आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आ रही है, मैं एंटर करता हूँ 65 एंड देन आल्सो 54। तो अब हमारे पास आना चाहिए 65 इज ग्रेटर देन 54, जो कि हमारे पास आउटपुट एक्सपेक्टेड है। मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ रही है 65 इज ग्रेटर देन 54। इसको थोड़ा सा ड्राई रन करते हैं। हमारे पास है 65 और 54। ये कंडीशन चेक हुई, फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये वाली कंडीशन चेक हुई, हमारे पास ट्रू होगी तो ये लाइन आपके पास क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है। और बाकी जितना भी पोर्शन था ये आपके पास क्या हो गया, इग्नोर हो गया। तो आई होप अब आपके पास क्लियर हो चुका होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट, Ctrl+K से। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया, इसको भी मैं अब कर देता हूँ, जो हमने इनपुट ली थी इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपना स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कंपैरेटर ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए और उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए। उसके बाद हमने डिसीजन स्ट्रक्चर्स पढ़े, इफ स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, एल्स स्ट्रक्चर, इफ एल्स पढ़ा हमने, इफ एल्फ एल्स पढ़ा हमने। ठीक है जी, और अब हमने इसके थोड़े कुछ प्रैक्टिस भी कर ली है और अब आई होप आपको ये अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट द नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे, अपनी एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर के ऊपर होगी कि जितने भी हमने इफ एल्स वाले पार्ट किए हैं, इफ एलिफ एल्स वाले पार्ट किए हैं, इसके ऊपर बेस करेगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। सो इस वीडियो को लाजमी देखें और इसको समझें। और सबसे पहले जो इसके प्रोग्राम्स है, अगर आप कुछ नेट से फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसके प्रोग्राम्स करें, अगर नहीं तो सिर्फ जितना कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिया गया है बस उतना ही क्लियर कर लें आप, तो आपके लिए बहुत होगा नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आऊँगा आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ। सो बी रेडी फॉर दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सो गाइज, ये हमारा कोर्स चल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फॉर बिगिनिंग लेवल टू प्रो लेवल। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको वो समझते हैं कि हेल्पफुल वीडियोस है, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, तो सो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कर दिया करें। यार थोड़ी सी हमारे लिए अप्रिसिएशन हो जाती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है और आपको पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।